नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोविड की स्थिति पर मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक। राज्यों से अतिरिक्त सतर्कता बरतने और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने की सलाह। देश में कोरोना के 236 दिनों में सबसे अधिक 2,47,000 से अधिक नए मामले। अब तक 15 से 18 साल के 3 करोड़ से अधिक किशोरों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। 27 लाख से अधिक लोगों को लगाई गई प्रिकॉशन खुराक। देश में अब तक 155 करोड़ से अधिक टीकाकरण। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में बैठक। मीटिंग में पहले और दूसरे दौर की 172 विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों पर चर्चा। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के लिए 50 महिलाओं समेत 125 प्रत्याशियों की पहली सूची की जारी। देश में पिछले 2 साल में हरित क्षेत्र में 2,261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी। वन और वृक्ष क्षेत्र बढ़कर हुआ 8 करोड़ 9 लाख हेक्टेयर। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जारी। आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक 647 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा। और हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है लोहड़ी का पर्व। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोहड़ी, मकर संक्रांति, बिहू और पोंगल की दी बधाई। सभी देशवासियों के अच्छे स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि की कामना। सबसे पहले बात कोविड से जुड़े अपडेट की। कोरोना वायरस और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, टीकाकरण, त्योहारों को देखते हुए बिना पैनिक हुए सतर्कता बरतने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण को हम जितना सीमित रख पाएंगे, परेशानी उतनी ही कम होगी। हमें ये देखना होगा कि त्योहारों के इस मौसम में लोगों की और प्रशासन की अलर्टनेस कहीं से भी कम न पड़े। पहले केंद्र और राज्य सरकारों ने जिस तरह प्रिएम्प्टिव, प्रोएक्टिव और कलेक्टिव अप्रोच अपनाई है, वही इस समय की जीत का मंत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय टीकाकरण है। भारत लगभग 92% वयस्क जनसंख्या को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दे चुका है। देश दूसरी डोज की कवरेज में भी 70% के आसपास पहुंच चुका है। हमें पूर्ण टीकाकरण हासिल करने के लिए प्रयास करना होगा। फ्रंटलाइन वर्कर्स और सीनियर सिटीजन्स को प्रिकॉशन डोज जितनी जल्दी लगेगी, उतना ही हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का सामर्थ्य बढ़ेगा। 100% टीकाकरण के लिए हर घर दस्तक अभियान को हमें और तेज करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्यों को कोविड से निपटने के दौरान इस बात का ध्यान रखना होगा कि आर्थिक गतिविधियों को कम से कम नुकसान पहुंचे। सामान्य लोगों की आजीविका, आर्थिक गतिविधियों को कम से कम नुकसान हो, अर्थव्यवस्था की गति बनी रहे, कोई भी रणनीति बनाते समय हम इन बातों को जरूर ध्यान में रखें। ये बहुत आवश्यक है और इसलिए लोकल कंटेनमेंट पर ज्यादा फोकस करना बेहतर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से ओमाइक्रॉन और दूसरे वेरिएंट से निपटने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को लगातार बढ़ाने पर जोर दिया।
हमें इस इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करते रहना है। कोरोना को हराने के लिए हमें अपनी तैयारियों को कोरोना के हर वेरिएंट से आगे रखना होगा। ओमिक्रॉन से निपटने के साथ ही हमें आने वाले किसी और संभावित वेरिएंट के लिए भी अभी से तैयारी शुरू कर देनी है। इस बीच देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में 236 दिनों में सबसे ज्यादा 2,47,000 से अधिक नए मामले आए हैं। इसके देश में कल के मुकाबले 52,000 से अधिक मामले सामने आए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 84,825 रोगी ठीक हुए हैं। वहीं 2,47,000 से अधिक नए मामले आने से अब बीते 24 घंटों में कोविड-19 के जो उपचार करा रहे मरीज हैं, उनकी संख्या में 1,62,000 से अधिक की वृद्धि हुई है। इससे उपचार करा रहे मरीजों की संख्या बढ़कर 11,17,000 से अधिक हो गई है, जो 216 दिनों में सबसे ज्यादा है। कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले लोगों की राष्ट्रीय दर कम होकर 95.59% हो गई है। दिल्ली में पिछले 4 दिनों से कोरोना मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने की दर स्थिर है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है और राजधानी में लॉकडाउन लगाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। आज दिल्ली के अंदर अगर 27,000 केस आ रहे हैं और अस्पताल के अंदर सिर्फ 2300 बेड ऑक्यूपाइड हैं और पिछले कई दिनों से 20,000 से ज़्यादा केसेज आ रहे हैं, तो ऑक्यूपेंसी ऑफ बेड इज़ वेरी लेस। और इसी वजह से हमने अभी 15,000 बेड अलॉकेट किए हैं और 37,000 का हमने इंतजाम किया हुआ है। दिल्ली सरकार ने इस बारी बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयारी की हुई है। वहीं देश में कोविड के ओमाइक्रॉन वेरिएंट के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में ओमाइक्रॉन वेरिएंट के मामले 5,500 से ज्यादा हो गए हैं। ओमाइक्रॉन के एक दिन में 620 मामले आए, जो अब तक एक दिन में आए सर्वाधिक मामले हैं। कोरोना वायरस के वेरिएंट के मामले बढ़कर 5,500 से अधिक हो गए हैं। राहत की बात यह है कि इनमें से 2,162 लोग स्वस्थ हो गए हैं। महाराष्ट्र में ओमाइक्रॉन के सबसे अधिक 1,367 मामले सामने आए। इसके बाद राजस्थान में 792, दिल्ली में 549, केरल में 486 और कर्नाटक में 479 मामले आए हैं। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर अपडेट की बात करें तो देश में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 155 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। बीते 24 घंटों में 76 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। 15 से 18 साल के 3 करोड़ से अधिक युवाओं ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई है। वहीं 27 लाख से अधिक प्रिकॉशन खुराक भी दी जा चुकी हैं। इनमें स्वास्थ्य कर्मियों को 12 लाख से अधिक और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को 8 लाख से अधिक वैक्सीन लगाई गई हैं। 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को 6 लाख से अधिक एहतियाती खुराक दी जा चुकी हैं। कुछ और अहम खबरें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की अधिसूचना से पहले आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में बैठक हुई। इस बैठक में 172 विधानसभा सीटों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में राज्य के 172 विधानसभा सीटों को लेकर जो चर्चा हुई है, इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की और बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत चुनाव समिति के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवारों के नामों समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। आज की इस बैठक के माध्यम से जो 172 सीटों को लेकर चर्चा हुई, बहुत सार्थक हुई और भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय, जैसी विजय हमने 2017 में प्राप्त की थी, उससे भी शानदार विजय हम 2022 में प्राप्त करेंगे। ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मामलों की मंत्री एनी मैरी ट्रेवेलियन और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज दिल्ली में भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता वार्ता की शुरुआत के मौके पर ये शामिल हुए और दोनों देशों ने ये उम्मीद जताई कि वार्ता 1 साल में पूरी हो जाएगी। मुक्त व्यापार समझौता से 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करने में मदद मिलने की उम्मीद है। इससे चमड़ा, कपड़ा, आभूषण
और प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों के क्षेत्र में भारतीय निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि बातचीत में भरोसेमंद और पारदर्शी, अधिक उदार, सुविधाजनक और प्रतिस्पर्धी सेवा व्यवस्था बनाने के लिए कोशिश की जाएगी। उन्होंने एक दूसरे के बाजारों तक पहुंच बढ़ाने और व्यापार प्रतिबंधों को हटाकर सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। पीयूष गोयल ने कहा कि समग्र आर्थिक भागीदारी के बारे में भी लगातार चर्चा की जा रही है और इसके बारे में मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत दोनों देशों के संबंधों के बीच एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत ब्रिटेन के साथ बहुआयामी आर्थिक भागीदारी की ओर बढ़ने के लिए तैयार है और मुक्त व्यापार समझौता से रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। Today's discussions have also focused a lot on ensuring that the free trade agreement is accompanied by significant progress in market access issues, which will help expand sectoral cooperation and also remove any trade restrictions beyond tariff restrictions. This will truly generate both direct and indirect jobs in both countries. The UK and India have a golden opportunity to forge a new economic partnership as India's economy is set to rapidly grow. Building on our enhanced trade partnership and the continued work of the UK-India Joint Economic and Trade Committee, the JETCO, an India-UK trade deal would supercharge our bilateral economic relationship. आज शाम जलपाईगुड़ी के डोमोहानी में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। गुवाहाटी जा रही बीकानेर एक्सप्रेस ट्रेन की 12 बोगियां शाम करीब 5 बजे बेपटरी हो गई, यानी पटरी से उतर गई। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। इस घटना की खबर मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, राहत और बचाव के काम में वो जुटे। रेलवे ने बयान जारी किया और कहा कि गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस ट्रेन की 12 बोगियां बेपटरी हो गई। डीआरएम और एडीआरएम घटनास्थल पर पहुंचे हैं। मेडिकल वैन को भी भेजा गया है। जलपाईगुड़ी प्रशासन के मुताबिक हादसे में फिलहाल 3 लोगों की मौत की खबर है और कई लोग जख्मी हुए हैं। गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस के पटरी से उतरने की उच्च स्तरीय रेलवे सुरक्षा जांच के आदेश दिए गए हैं। रेलवे हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। और फिलहाल यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद हम देखेंगे राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरें। बौद्ध धर्म तो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत ही विस्तृत है। अनेक देश हैं जो बौद्ध धर्म को अपनाए हुए हैं। चाहे हम भारतवर्ष में लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी अपने आप को न कहें, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो भगवान बुद्ध का आदर न करता हो। The Pravasi Bharatiya Divas, a day to celebrate the contributions and achievements of the overseas Indian community and to strengthen its links with India. The government's policy is based on the 4 C's approach: connect, care, celebrate, and finally contribute. Youth, as you said, they are the one who we have to really train and bring this Indianity in them. If you look at the ability of the Indian leaders, business leaders, to be able to influence directly or indirectly controlling anywhere between $6 to $7 trillion around the world. आप देख रहे हैं आज की खबर और अब राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरें।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कल अधिसूचना जारी होने के साथ ही पहले चरण के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 10 फरवरी को राज्य के पश्चिमी हिस्से के 11 जिलों की 58 सीटों पर चुनाव होना है, मतदान होना है। दूसरे चरण में 14 फरवरी को राज्य की 55 सीटों पर मतदान होगा, जबकि राज्य में 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश बीजेपी में संकट थमता नहीं दिख रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर बीजेपी छोड़ने के ऐलान के बाद बीजेपी विधायक ब्रजेश प्रजापति, विधायक रोशन लाल वर्मा, भगवती सागर ने इस्तीफा दिया है। मंत्री धर्म सिंह सैनी, शिकोहाबाद से विधायक मुकेश वर्मा और औरैया के विधुरा विधायक विनय शाक्य ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। अब तक 9 बीजेपी विधायकों का इस्तीफा हो चुका है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद पुलिसकर्मी रोहित कुमार चिब का पार्थिव शरीर आज उनके घर जम्मू पहुंचा। शहीद का शव देखते ही परिजनों में कोहराम मचा। मौके पर मौजूद रिश्तेदारों ने अधिकारियों से आतंकियों का खात्मा करने की मांग की। कुलगाम ऑपरेशन में 3 सुरक्षा बलों के साथ 2 गांव वाले भी घायल हुए थे। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए टेलीमेडिसिन और कंट्रोल रूम एक्टिव कर दिए गए हैं। पटना में 24/7 कोविड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सेल काम कर रहा है। कोविड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सेल की 20 टीमें लोगों के घरों या कार्यालयों में जाकर पॉजिटिव लोगों की जांच कर रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में आज भी कड़ाके की सर्दी जारी रही। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में ठंडक बढ़ गई है। राजधानी दिल्ली में आज सुबह कोहरा छाए रहने से विजिबिलिटी भी कम रही। दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा। असम में माघ बिहू से पहले लोग बाजारों में खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। गुवाहाटी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से कोविड नियमों का पालन करते हुए बिहू मनाने की अपील की है। स्वर कोकिला और देश की मशहूर गायिका लता मंगेशकर की स्वास्थ्य स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। हालांकि वो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में अभी हैं। लता जी का इलाज कर रहे डॉक्टर प्रतीत समदानी ने कहा है कि लता मंगेशकर अभी भी आईसीयू वार्ड में है, लेकिन उनके स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। यूपी कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में 125 उम्मीदवार हैं, जिसमें 50 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। इस मौके पर कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारी 40% उम्मीदवार महिलाएं होंगी। कांग्रेस की कर्नाटक इकाई ने कोविड-19 संबंधी चिंताओं के कारण और जन स्वास्थ्य के हित में अपनी मेकेदातु पदयात्रा अस्थायी रूप से रोकने का फैसला किया है। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धरमैया ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की तीसरी लहर के धीमी पड़ने और पाबंदियों में ढील दिए जाने पर पदयात्रा फिर शुरू की जाएगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनकी पार्टी आम जनता से पूछेगी कि पंजाब विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के लिए पार्टी का चेहरा किसे बनाया जाए। अरविंद केजरीवाल ने एक मोबाइल नंबर जारी करते हुए लोगों से अपनी राय बताने की अपील की। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने इस साल अब तक 8 कामयाब ऑपरेशन किए हैं, जिसमें 14 आतंकवादियों का सफाया किया गया है। इसमें 7 पाकिस्तान के दहशतगर्द भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है कि 2021 में जिस तरह बड़ी तादाद में दहशतगर्दों का सफाया हुआ, उसी तरह 2022 में भी हमारे बहादुर जवान डटकर दहशतगर्दों का मुकाबला करते रहेंगे।
पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने साल 2021 की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया के उन चंद देशों में शामिल है जहां वन क्षेत्रफल में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में घने, मध्यम और खुले तीनों किस्मों के वनों में बढ़ोतरी हुई है। साल 2021 की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कुल वन और वृक्ष आवरण में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इसमें से देश के वन क्षेत्रफल में 1540 वर्ग किलोमीटर और वृक्षों के क्षेत्रफल में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। 2021 में देश में कुल वन और वृक्षों का आवरण 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के भौगोलिक क्षेत्र में 33% से अधिक वन क्षेत्र कवर है। क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, जिसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र का स्थान आता है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट लॉन्च करने के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री ने कहा कि सरकार ने न केवल वनों को मात्रात्मक रूप से संरक्षित किया है, बल्कि गुणात्मक रूप से भी इसे समृद्ध किया है। हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट सर्विस है एक लंबे समय से 2 दशकों से ज्यादा से हर 2 वर्ष में एक द्विवार्षिक रिपोर्ट दी जाती है। उसी क्रम में रिपोर्ट दी गई है जिसमें विभिन्न पक्षों में, चाहे ग्रीन कवर को बढ़ाने का विषय हो, चाहे हमारे टाइगर रिजर्व्स का विषय हो, चाहे जलवायु संकट के समय का विषय हो, चाहे हमारे देश का जो कार्बन स्टॉक है उसके असेसमेंट का विषय हो, उसकी पूरे 2 वर्षों की एक समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। इस समीक्षा रिपोर्ट में भारत में फॉरेस्ट कवर बढ़ा है। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत का 14वां दौर करीब 13 घंटे तक चला। बुधवार सुबह चुशुल मोल्दो में शुरू हुई बैठक रात करीब 10:30 बजे खत्म हुई। चीन के अड़ियल रुख के कारण बिना किसी सकारात्मक परिणाम के ये बैठक संपन्न हुई। कोर कमांडर वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व फायर एंड फ्यूरी कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनिंदय सेन गुप्ता ने किया। भारत और चीन के बीच 14वें दौर की वार्ता में भारत की तरफ से हॉट स्प्रिंग, डेप्सांग और डेमचौक इलाकों में सैनिकों की पूर्ण वापसी पर जोर दिया गया। तनाव वाले इलाकों में चीनी सेना के पीछे हटने पर भी चर्चा हुई। पूर्वी लद्दाख में LAC के पास चीनी सैनिकों के भारी जमावड़े का भारत ने पुरजोर विरोध किया और चीन पर इसकी पहले वाली स्थिति बहाल करने का दबाव बनाया। हालांकि दोनों देशों के बीच हुई वार्ता में इन मुद्दों का कोई ठोस समाधान तो नहीं निकला, लेकिन दोनों ही देशों ने लद्दाख में LAC पर विवाद को आपसी स्वीकार्य तरीके से सुलझाने के लिए काम करने का फैसला किया। पूर्वी लद्दाख में पिछले 20 महीनों से गतिरोध जारी है। कई स्थानों से भारत चीन ने अपनी सेनाएं पीछे हटाई हैं, लेकिन कई स्थानों पर गतिरोध कायम है। पिछले साल 10 अक्टूबर को 13वें दौर की वार्ता हुई थी, जो बेनतीजा रही। हालांकि लद्दाख में जारी सीमा विवाद पर बातचीत के दरवाजे अभी बंद नहीं हुए हैं। बताया जा रहा है कि सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर दोनों देशों के बीच जल्द ही एक और दौर की बातचीत होगी। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्त तोकायेव ने घोषणा की है कि रूस के नेतृत्व वाले शांति सैनिकों ने अपना मिशन पूरा कर लिया है और 13 जनवरी को वो देश से हट जाएंगे। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के अनुरोध पर रूस ने 2000 से अधिक शांति सैनिकों को कजाकिस्तान भेजा था। इन सैनिकों की मदद से कजाकिस्तान ने बेहद हिंसक जन विरोध प्रदर्शनों पर काबू पा लिया है। राष्ट्रपति कासिम जोमार्त तोकायेव ने उनके कार्यालय के मुताबिक देश में अब स्थिति नियंत्रण में है और अधिकारियों ने प्रशासनिक भवनों पर फिर नियंत्रण हासिल कर लिया है। इन भवनों को प्रदर्शनकारियों ने कब्जे में ले लिया था और इनमें से कुछ में आग लग गई थी। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कार्यालय ने यह भी कहा है कि पिछले सप्ताह 2 जनवरी को हिंसा में तब्दील हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस ने करीब 5800 लोगों को हिरासत में लिया। इन हिंसक विरोध प्रदर्शनों में 164 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। देश भर में लोहड़ी और मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर साल की तरह 13 जनवरी के दिन लोहड़ी का त्योहार मनाया जा रहा है। इसे उत्तर भारत के कई राज्यों में मनाया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने देशवासियों के अच्छे स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि की कामना करते हुए लोहड़ी, मकर संक्रांति, बिहू और पोंगल की बधाई दी है। आज देश भर में हर्षोल्लास से लोहड़ी का पर्व मनाया जा रहा है।
उत्तर भारत के कई राज्य, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत तमाम राज्यों में लोग धूमधाम के साथ लोहड़ी मना रहे हैं। इसे नई फसल की कटाई की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन शाम के समय आग जलाई जाती है और आग में गेहूं की बालियों, तिल से बनी रेवड़ियां और मूंगफली अर्पित की जाती हैं और पूजा की जाती है। लोहड़ी के साथ ही कल मकर संक्रांति, पोंगल, भोगली बिहू, उत्तरायण और पौष पर्व का त्योहार भी मनाया जाएगा। मकर संक्रांति भी ऐसा ही एक उत्सव है। और इसी के साथ मेरे साथ फिलहाल आज की खबर में इतना ही, और जाते जाते हम आपको दिखा रहे हैं देश भर में आज धूमधाम से मनाई जा रही है लोहड़ी। तो चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं लोहड़ी की कुछ खूबसूरत तस्वीरों के साथ। नमस्कार।